भारत में ब्रिटिश काल की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में दबी हुई तारीखों का मामला नहीं है। ये एक ऐसी गाथा है जिसने हमारे देश की जड़ों को हिलाकर रख दिया, हमारी संस्कृति को बदल दिया और आज भी इसके निशान हमारे समाज में दिखाई देते हैं। जब सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह व्यापारिक कंपनी आने वाले 300 सालों तक भारत की तकदीर लिखेगी। शुरुआत में तो यह सिर्फ मसालों और कपड़े का व्यापार था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये कंपनी राजनीतिक शक्ति हासिल करती गई। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद तो जैसे भारत की किस्मत ही बदल गई। बंगाल पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक पूरी सभ्यता का ट्रांसफॉर्मेशन था। अंग्रेजों ने भारत में जो शिक्षा प्रणाली लागू की उसका असर आज भी हमारे समाज में दिखता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का जो ढांचा उन्होंने खड़ा किया उससे एक नया एजुकेटेड मिडिल क्लास बना। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई। ये वही साल था जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुआ था। कितना अजीब कोइंसिडेंस है ना कि जिस साल भारतीयों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की, उसी साल उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत बनाया। इस नई शिक्षा प्रणाली का एक दिलचस्प पहलू ये था कि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन गई। भारत में इतनी सारी भाषाएं थीं कि अलग अलग प्रांतों के लोग आपस में बात करने के लिए इंग्लिश का सहारा लेने लगे। ये वही भाषा थी जिसने बाद में हमारे फ्रीडम फाइटर्स को एक साथ लाने में मदद की। गांधी जी से लेकर नेहरू तक सभी लीडर्स इंग्लिश में अपने विचार व्यक्त करते थे और पूरे देश में अपनी बात पहुंचाते थे। लेकिन यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू था। दूसरी तरफ अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया। जो बुनकर कभी दुनिया भर में अपने कपड़ों के लिए मशहूर थे, वे अब कच्चा माल उगाने वाले किसान बन गए। ये सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था। रेलवे सिस्टम और टेलीग्राफ लाइंस का निर्माण भी इसी दौरान हुआ। अंग्रेजों ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल फायदे के लिए बनाया था, लेकिन अनजाने में इसने भारत को जोड़ने का काम भी किया। अचानक से कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रैवल करना पॉसिबल हो गया। ये कनेक्टिविटी बाद में इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। सामाजिक बदलाव भी कम ड्रामेटिक नहीं थे। कास्ट सिस्टम में कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी आई, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में मेरिट को इंपॉर्टेंस मिली। लेकिन साथ ही अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। हिंदू मुस्लिम टेंशन्स को बढ़ावा दिया गया, जिसके परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं। कल्चरल इंपैक्ट की बात करें तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स था। एक तरफ वेस्टर्न आइडियाज, लिटरेचर और फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन हुआ। शेक्सपियर, मिल्टन और यूरोपियन फिलॉसफर्स के विचारों से भारतीय इंटेलेक्चुअल्स का परिचय हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स को इन्फीरियर माना गया। संस्कृत, आयुर्वेद और एंशिएंट इंडियन साइंसेस को बैकवर्ड कहकर डिसमिस कर दिया गया। ये पीरियड कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ था। जिन अंग्रेजों ने हमें डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में सिखाया, वही हमारे साथ ऑथोरिटेरियन बिहेवियर करते थे। जलियांवाला बाग मैसेकर जैसी घटनाएं इस हाइपोक्रेसी का परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। सन 1919 में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाईं, लेकिन साथ ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी की बातें होती रहीं। इस पूरे कॉलोनियल एक्सपीरियंस ने भारतीयों में एक नई कॉन्शियसनेस पैदा की। हमने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से जो कुछ सीखा, उसी का इस्तेमाल करके अपनी फ्रीडम की डिमांड की। गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट, कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन और बाद में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ये सब कहीं ना कहीं ब्रिटिश एजुकेशन और आइडिया से ही इंस्पायर्ड था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ब्रिटिश पीरियड का असेसमेंट करना बहुत मुश्किल है। एक तरफ एक्सप्लॉयटेशन, रेसिज्म और इकोनॉमिक ड्रेन था, दूसरी तरफ मॉडर्न एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का फाउंडेशन भी इसी दौरान पड़ा। ये एक ऐसा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस था जिसने भारत को फंडामेंटली चेंज कर दिया, अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से।